गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सभी जो पूर्णतः स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर अपनी ऑनलाइन स्टडी पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। आज हम 10th क्लास में सेकेंड लेसन में जो शिक्षा के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार में किस प्रकार जो है वृद्धि की जा सकती है, इसके साथ साथ भारत सरकार के द्वारा केंद्र और राज्य में विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो किसी भी व्यक्ति विशेष के रोजगार से जुड़ी होती है, उसके में जो है निर्माण प्रक्रिया है वो किस प्रकार है की जाती है, उसकी योजनाएं किस प्रकार लागू की जाती है, किस किस क्षेत्र के अंदर जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, संगठित हो या फिर असंगठित क्षेत्र हो, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो अतिरिक्त आय के निर्माण के अंदर शिक्षा की जो भूमिका होती है वो प्रमुख रूप से मानी जाती है। शिक्षा की बात यदि हम करते हैं यहाँ पे तो 5 वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो लगभग 60% जो आबादी है वो की जो है इस दौरान आती है। इसमें से 51% जो आबादी है वो किस में लगी हुई है, वो लगभग विद्यालय जाते हैं, यानी 51% जो बच्चे हैं वही केवल विद्यालय जा पाते हैं। इसके बाद में 9% जो बचे हुए बच्चे होते हैं वो क्या है, श्रमिक के तौर पर या मजदूरी के तौर पर काम करते हैं, जिसकी आयु 14 वर्ष से कम होती है, या फिर बाल श्रम के रूप में काम करते हैं। अब यदि यही बच्चे जो है विद्यालय जाने लगे तो किसी न किसी रूप में, चाहे वो अध्यापकों से हैं या फिर अन्य जो कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार जो है वर्तमान नीति आयोग की यदि हम बात करें तो अकेले जो शिक्षा का क्षेत्र है ऐसा है जहाँ पे 20 लाख लोगों को जो है रोजगार प्रदान किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्या है, काफ़ी जो है रोजगार दिया जा सकता है। और इसके लिए जो प्रत्येक राज्य होते हैं, चाहे वो केंद्र सत्र पर हो या केंद्र सरकार या फिर राज्य के द्वारा, उनके लिए विभिन्न प्रकार की जो है योजनाएं भी लागू की जाती है। इसलिए बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे रोजगार का जो है सृजन किया जा सकता है या उसका निर्माण किया जा सकता है। अब यदि हम यहीं पे बात करें तो रोजगार में वृद्धि करने के लिए पर्यटन क्षेत्र, इसमें भी क्या है, काफ़ी जो है लोग श्रमिक के तौर पर कार्यरत होते हैं और अतिरिक्त आय निर्माण में भी ये पर्यटन जो क्षेत्र होते हैं वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त 35 लाख से अधिक लोग हैं, 35 लाख से भी अधिक जो है लोग हैं इसमें कार्यरत रहते हैं, जो दैनिक मजदूरी के तौर पर काम करते हैं। अब कुछ अवधि के लिए यदि हम बात करें तो भारत सरकार के द्वारा लगभग 625 जिलों के अंदर 625 जिलों में जो है क्या लागू किया गया है, काम का अधिकार जो है लागू करने के लिए एक कानून बनाया गया है। और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2005 जो है लागू किया गया था। अब इसके लिए ये लगभग
2005 में लागू हुआ और इसके लिए प्रत्येक वर्ष यानी वर्ष में लगभग 100 दिन के लिए जो है निश्चित रूप से रोजगार दिया गया। यदि यहाँ पे किसी व्यक्ति को जो है रोजगार नहीं मिलता तो उसके लिए सरकार जो किसका प्रबंध करती है, वेतन यानी भत्ता के रूप में उसको जो है राशि दी जाती है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो वर्ष 2005 के अंदर लागू किया गया था। 100 दिन की में इसमें किसी व्यक्ति विशेष को जो है रोजगार दिया जाता है। यदि रोजगार नहीं मिलता तो उसके लिए किसी भी प्रकार के वेतन या भत्ते के लिए उसमें जो है भत्ते के रूप में उसको राशि दी जाती है। अब इस अधिनियम के अंतर्गत जो है काम को, इस प्रकार के काम को जो वरीयता दी जाती है जो भविष्य के अंदर भूमि उत्पादन से जुड़ी हो, भूमि उत्पादन से जुड़ी है और उसके उत्पादन में वृद्धि करने की आशा की जाती हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है संगठित और असंगठित क्षेत्र के अंदर। अब इसके अंदर दोनों में जो है विभाजन की स्थिति किस प्रकार है या दोनों के अंदर कार्य प्रणाली है वो किस प्रकार की जाती है। सबसे पहले हम बात करें भी, हम जो है आर्थिक कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों का परीक्षण करते हैं या विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के अंदर लगे रहते हैं। यहाँ जो हमारा ये जो चैप्टर है उसके अंदर संगठित और असंगठित क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे 2 व्यक्ति विशेषों की जो है कहानी दी गई है, जिसमें एक है कांता और दूसरे का नाम क्या है, कमल। अब इस कहानी के अंदर क्या है, कांता जो है क्या है, एक कार्यालय के अंदर काम करती है और ये जो कार्यालय है वो क्या है, एक संगठित क्षेत्र है। ठीक है, जो किससे जुड़ा हुआ है, सरकारी योजना से जुड़ा हुआ है। जबकि कमल जो है वो किस रूप में काम करता है, ये कांता का जो है पड़ोसी है और एक किराना की दुकान पे काम करता है और क्या है, दैनिक मजदूरी पर काम करता है या फिर दैनिक श्रम के तौर पर, ये श्रमिक के तौर पर काम करता है। अब इसके साथ साथ जहां संगठित और असंगठित क्षेत्रों की यदि हम यहाँ पे बात करें तो कांता जो है संगठित क्षेत्र में लगी है, सरकारी योजनाओं से जुड़ी होती है। इसके लिए क्या है, जो रविवार को इसमें अवकाश रहता है, लेकिन यहाँ पे रविवार को कोई अवकाश नहीं रहता। अब इसके लिए यदि वो किसी भी प्रकार की जो है कमल छुट्टी लेता है तो उसके लिए क्या है, वेतन उसका काटा जाता है। जबकि यहाँ पे उसका जो है सवेतन अवकाश इसको मिलता है। सवेतन अवकाश का मतलब क्या होता है, जो वेतन सहित अवकाश मिलता है उसका कोई भी जो है वेतन वहाँ पे नहीं काटा जाता। तो इस प्रकार दोनों की जो स्थिति है वो क्या है, अलग अलग दिखाई गई है और ये किस कारण होता है, ये संगठित और असंगठित क्षेत्र के कारण हुआ है। यानी कौन से जो लोग हैं वो संगठित और असंगठित क्षेत्रों में लगे हुए हैं। अब जहाँ पे कांता की और कमल की बात हुई है तो संगठित और असंगठित जो क्षेत्र है किस प्रकार इसमें भिन्नता पाई जाती है और क्यों इस एक दूसरे से वो विपरीत है। संगठित क्षेत्र की यदि हम बात करें तो यहाँ पे सरकारी जो नियम है, सरकारी नियमों का पालन किया जाता है। इसमें क्या है, नहीं होता। इसमें किसी भी जो है सरकारी नियम का पालन नहीं होता। इसके साथ साथ दूसरा, इसमें विभिन्न प्रकार के कारखाने अधिनियम वो भी लागू होते हैं।
जबकि असंगठित जो क्षेत्र होते हैं वहां पे मुख्य रूप से इस प्रकार के जो है अधिनियम जो है वो नहीं होते, क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं वो दैनिक मजदूरी के तौर पर जो है काम करते हैं। अब जहां पे कांता की हमने बात की थी, यहाँ पे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है वो सरकार के द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी घोषित की गई है उसको यहाँ पे लागू किया जाता है। इसमें कोई किसी भी प्रकार की न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती। यहाँ पे यदि व्यक्ति को काम पर जाना है और ज़्यादा आवश्यकता है तो उसको कम मजदूरी पर भी काम करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो दुकान या किसी भी कार्यालय के लिए ये सरकारी जो प्रावधान है वो होते हैं, जबकि जो असंगठित क्षेत्र है उसके अंदर ऐसे प्रावधान नहीं होते। और इसमें विभिन्न प्रकार की जो है स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं भी लागू होती है, या सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं, भविष्य निधि कोष की योजनाएं जो है इसमें भी लागू होती है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भविष्य निधि कोष से संबंधित कोई भी योजना जो है वो लागू नहीं होती। तो इस प्रकार ये जो फर्क रहता है असंगठित और संगठित क्षेत्र में। अब यदि हम यहाँ पे अधिकांश जो सरकारी जो इकाइयाँ होती है, असंगठित जो क्षेत्र होते हैं वो क्या है, सरकारी नियंत्रणों से बाहर होते हैं, क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का जो अधिकार रहता है। जिस प्रकार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होती है, वो कोई एक फर्म उसमें लाभ के उद्देश्य से काम करती है, जबकि सरकारी जो होते हैं या सामुदायिक जो क्षेत्र होता है उसमें सभी के लिए बराबर संख्या में या समान रूप से कार्यरत प्रणालियां अपनाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं असंगठित क्षेत्रों में यदि हम संरक्षण की बात करें, तो वो किस प्रकार किया जा सकता है। तो जैसा कि हम बात करते हैं 1990 की, यानी 1990 के अंदर जो संगठित क्षेत्र है उसमें बहुत अधिक जो है अपना रोजगार वो है खो चुके थे लोग। संगठित क्षेत्र में रोजगार क्या हुआ था, गिर गया था या फिर गिरावट आई थी। अब जहाँ पे संगठित क्षेत्रों में जहाँ गिरावट आई, तो इसके विपरीत जो है असंगठित क्षेत्रों में रोजगार के लिए निर्भर रहना पड़ा लोगों को। अतः जो वे लाचार लोग जिसको काम की तलाश होती है और काम नहीं मिलता, तो वो क्या है, किसी भी फर्म के अंदर कम कीमत पर या कम मूल्य पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो वहाँ पे उसके साथ क्या होता है, एक पारिश्रमिक शोषण उनके साथ किया जाता है, क्योंकि जो असंगठित क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या जो है वो अधिक होती है, जबकि कार्य जो होता है वो कम होता है। अब जब इसके लिए सरकार जो है विभिन्न प्रकार के असंगठित क्षेत्रों में, लगभग जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 80% जो जनसंख्या है वो क्या है, असंगठित क्षेत्रों के तौर पर काम करती है। जैसे जिसमें छोटे श्रमिक आ गए, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, जो छोटे किसान हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो फसल के जो बटाईदार है, फसल की बटाईदार, ठीक है, लोहार है, कारीगर है, सुनार की यदि हम बात करें तो ये क्या है, विभिन्न प्रकार से अपने अपने जो है कार्यों के अंदर लगे हुए हैं। तो शहरी क्षेत्र
इसके लिए इन किसानों को यदि इसमें संरक्षण प्रदान करना है, तो जैसे किसानों की यदि हम यहाँ पे बात करें तो उनके लिए समय पर बीज उपलब्ध करवाना, या फिर सिंचाई के विभिन्न जो साधन है उसकी उपलब्धि, विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की उपलब्धि, उनको पहुंचाकर जो है किसानों की आय को जो है बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ विभिन्न जो उपकरण है, विभिन्न प्रकार के जो है भूमि से संबंधित जो उपकरण है या कृषि से संबंधित उपकरण है उसको, इसके साथ साथ जो है किसानों को जो भंडारण की सुविधा के माध्यम से भी इनका संरक्षण किया जा सकता है। और इसके साथ साथ विपणन केंद्र यदि खोले जाए, विपणन केंद्र, इसके माध्यम से भी जो है सरकार जो असंगठित क्षेत्रों में या फिर जो भूमिहीन, जो भूमि श्रमिक है या जो छोटे किसान हैं, लघु जो किसान हैं, उसको वो फायदा पहुंचाया जा सकता है। अब जहाँ पे हम बात करें हैं विपणन केंद्र होता क्या है, तो विपणन केंद्र में क्या होता है, ये उत्पादक व उपभोक्ता के बीच में एक कड़ी होती है। ठीक है, और किस प्रकार होती है, क्योंकि उपभोक्ता है इसमें क्या है प्रमुख तौर से भूमिका निभाता है, और उपभोक्ता को जो उत्पादक होते हैं इस पर निर्भर रहना पड़ता है। कारण क्या है, क्योंकि उपभोक्ता ही है जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदता है, जो बाजार से उसको लेता है। अब इनकी आवश्यकता के अनुसार जो प्रोडक्शन किया जाता है या जो वस्तुएं उत्पादित की जाती है, उन वस्तुओं की जो कीमतें होती है वो इसी के अकॉर्डिंग जो है तैयार होती है। इसलिए जो विपणन केंद्र होते हैं वो मुख्य रूप से क्या है, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में एक कड़ी का काम करता है। वस्तु विनिमय से संबंधित कार्य प्रणाली जो है इसको बोला जाता है। तो ये होती है विपणन केंद्र। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर जो क्षेत्रों का है बंटवारा वो किस प्रकार होता है, तो इसमें भी दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं। वो होते हैं सार्वजनिक और निजी, ये दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में जो अधिकांश जो परिसंपत्तियां होती है वो किसमें, सरकार का नियंत्रण उस पर रहता है या सरकार का स्वामित्व रहता है। और निजी क्षेत्र में क्या है, किसी एक फर्म या व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। तो इसके यदि हम बात करें सरकारी क्षेत्र की, तो जैसे डाक तार है, इसके साथ साथ टाटा आयरन एंड स्टील, टिस्को जिसको बोला जाता है, रिलायंस इंडस्ट्री, ये सभी जो है वो किसके हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो होती है वो क्या है, एक किससे जुड़ी है, वो निजी क्षेत्र से। जबकि डाक तार से संबंधित सेवाएं हैं वो किससे जुड़ी होती है, सार्वजनिक क्षेत्र से।
तो इसमें क्या है, किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार है, जबकि जो डाकघर से या विभिन्न प्रकार की संचार जो प्रणालियां हैं उसमें बैंक से संबंधित है। ये सभी किसमें आते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो निजी क्षेत्र की जो मुख्य रूप से जो गतिविधियां होती है वो किसके लिए होती है, लाभ अर्जित करने के लिए होती है, यानी लाभ कमाने के लिए होती है। जबकि जो सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसमें सेवाओं से संबंधित योजनाएं होती है, यानी विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं वो दी जाती है लोगों को, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उसको लाभ पहुंचाया जाता है। अब आवश्यकता में जो सभी प्रकार से, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र में, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में जो कार्यरत लोग होते हैं उसमें निश्चित कार्यक्रम जो होता है या फिर उसके अंदर किसी भी प्रकार का जो व्यय नहीं रहता। जबकि निजी क्षेत्र में जो है शोषण या किसी हो सकता है वर्ष के कुछ एक दिनों के अंदर उसको जो है काम मिले, या वर्ष के कुछ एक विशेष दिनों के अंदर उसको काम से हटाया भी जा सकता है। जैसे वर्तमान समय में यदि हम लॉकडाउन की बात करें, इसके कारण क्या है, निजी जो क्षेत्र है उसमें लगातार जो रोजगार है वो लगातार कम होता जा रहा है। तो इस प्रकार जो निजी जो क्षेत्र है उसमें किसी भी निश्चित जो कीमत जो है वो उपलब्ध नहीं होती, बल्कि जबकि जो सरकारी जो क्षेत्र है उसमें निश्चित कीमत जो है उपलब्ध करवाई जा सकती है। तो इस प्रकार जो सार्वजनिक क्षेत्र है और जो निजी क्षेत्र है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण यदि हम बात करें तो जैसे निजी क्षेत्रों के अंदर इसमें जो उत्पादन या जो प्रोडक्शन किया जाता है उसकी कीमतें क्या होती है, इस पर सरकारी नियंत्रण नहीं होता, इसलिए इसकी कीमतें जो है प्रोडक्शन की वो क्या ज़्यादा होती है। अब इसकी कीमतें जो है अधिक मात्रा में जो है कीमत वसूलते हैं। इसकी अपेक्षा जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जैसे हमें रेलवे की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, इसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के सड़क का निर्माण कार्य है, पुलों का निर्माण कार्य है, ये किसके लिए किया जाता है, ये आम जनता के लिए यानी सामुदायिक या सार्वजनिक क्षेत्र के लिए किया जाता है, जिसमें इन परिसंपत्तियों का जो प्रयोग है आम जनता उसमें करती है। तो इस प्रकार ये जो सार्वजनिक क्षेत्र में इन परिसंपत्तियों को बढ़ाने के लिए जो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं भी लागू की जाती है, जिस चाहे वो बिजली वितरण से संबंधित हो, सब्सिडी वगैरह भी इसमें क्या है जो दी जाती है। तो इस प्रकार जो किसी भी क्षेत्र के अंदर या लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा व्यय करना, यानी सरकार जो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से क्या है व्यय करती है या खर्च जो करती है, ये सरकार की एक प्रकार से जिम्मेदारी बन जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में लगभग जो शिक्षा में गुणवत्ता है या स्वास्थ्य की कमी से बहुत से ऐसे लोग हैं जो शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट नहीं है, और इसका सबसे जो प्रभाव है वो उन क्षेत्रों के अंदर देखा जाता है जहाँ की जो वार्षिक आय होती है जिन राज्यों में वो सबसे कम रहती है। यदि हम वहाँ पे बात करें बिहार की, तो यहाँ पे शिशु मृत्यु दर भी है सबसे ज़्यादा रहती है। साक्षरता जो दर है वो क्या है बिल्कुल कम है। भारत के अंदर सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है वो क्या है बिहार है, और अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो कौन सा है केरल है। अब यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो है स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ भारत के अंदर आधे से जो अधिक लोग बच्चे हैं से अधिक जो बच्चे हैं वो किसके शिकार हुए हैं, वो कुपोषण के शिकार हुए हैं। किसके? कुपोषण। सही मात्रा में जो पौष्टिक आहार न मिलने के कारण इनके शरीर में जो है कुछ विशेष तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है कुपोषण कहा जाता है। इसलिए ये सरकार का जो है ये दायित्व बनता है कि वो विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से लोगों को या निर्धनों के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा से संबंधित सुविधाएं, स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं या फिर आवासीय सुविधाएं
जो है वो उपलब्ध उनको करवाएं। तो इसलिए, और वो किसके माध्यम से, सरकार जो है अपना वार्षिक जो बजट होता है उसको बढ़ाकर जो है सार्वजनिक क्षेत्रों के अंदर उसको लाभ पहुंचा सकती है। तो ये हमारा था मुख्य तौर से भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, और इसमें किस प्रकार से जो है क्षेत्र है वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। लोग रोजगार का निर्माण करने के लिए किन किन क्षेत्रों में कार्यरत जो है रहते हैं। तो आज हमारा ये सेकंड जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो हम डालेंगे, मंडे को जो वीडियो डाली जाएगी, उसके लिए मैं फर्स्ट चैप्टर दोबारा से जो है रिपीट करवा दूंगा, ताकि कुछ ऐसे बच्चे थे जो नहीं आ पाए थे, जिनका जो फर्स्ट लेसन है वो रह गया था, तो वो आपको मंडे की जो वीडियो आएगी उसके अंदर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। थैंक यू।